Hello everyone, welcome back to my channel. This is Neha and you are watching Neha's Biology NEET. तो आज की जो क्लास होगी वो फोटोसिंथेसिस के ऊपर है, मतलब हायर प्लांट्स में, यानी जो भी हम एंजियोस्पर्म्स वगैरह की बात करते हैं, जो हायर कैटेगरी में आते हैं प्लांट्स की, उनमें फोटोसिंथेसिस किस तरीके से होती है। तो इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे वो जान लेते हैं। तो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स थे जिससे कि ये प्रूव हुआ कि एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती कैसे है। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि कहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है और कौन से पिगमेंट्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। देन लाइट रिएक्शन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किस तरीके से काम करती है, एंड एटीपी एनएडीपीएच मॉलिक्यूल्स कहाँ पे यूज़ होते हैं, मतलब डार्क रिएक्शन कैसे होता है, C4 पाथवे कैसे होता है, फोटो रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस आपको पता है कि जो भी प्लांट्स के ग्रीन कलर के पार्ट्स होते हैं, मतलब जिनके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल होता है, वही बेसिकली फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। एंड ये प्लांट्स की ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब एक्चुअल में जो प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी अपना फूड खुद से बनाते हैं, वो बेसिकली फोटोसिंथेसिस की वजह से ही है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस उन्हें ग्लूकोज जैसे या फिर दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह बनाने में हेल्प करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि हमें क्या चीज़ पता है फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो हमें पता है कि क्लोरोफिल यानी ग्रीन पिगमेंट रिक्वायर्ड होता है इस प्रोसेस के लिए। सनलाइट चाहिए होती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, तभी जाके फोटोसिंथेसिस होती है। इस प्रोसेस के जो भी एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बनेगा जो बेसिकली ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, और इसके अलावा ऑक्सीजन भी यहाँ पे बनता है। तो ओवरऑल उसकी जो भी रिएक्शन होती है वो आपको पता होगा। तो हम नॉर्मली जो लिखते हैं वो ये लिखते हैं कि CO2 जो है वो वाटर के साथ मिलके इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मैं इसे बैलेंस नहीं कर रही हूँ इस रिएक्शन को, बट ओवरऑल आपको बता रही हूँ किस तरीके से होती है। तो क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में C6H12O6 बनाता है विच इज़ ग्लूकोज, एंड ऑक्सीजन एंड वाटर बनाता है। एंड ये ऑक्सीजन होता है जो बेसिकली फिर रेस्पिरेशन में प्लांट यूज़ कर सकता है या फिर बाहर रिलीज़ कर देता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये प्रोसेस होती है। यहाँ पे आपको एक एक्सपेरिमेंट बेसिकली बताया है कि अगर आप लीफ के किसी भी पार्ट को टेस्ट ट्यूब में एनक्लोज कर दोगे जिसके अंदर KOH से सोक्ड कॉटन है, तो KOH बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, और दूसरा हाफ अगर उस लीफ का आप एयर को एक्सपोज करोगे और फिर लाइट में उन्हें रख दोगे, तो उसके बाद आपको प्रेजेंस ऑफ स्टार्च के बेसिस पे पता चल जाएगा कि एक्चुअल में किस जगह पे फोटोसिंथेसिस हुई, किस जगह पे स्टार्च यानी फूड बना और किस पे नहीं बना। तो एक्चुअल में ग्लूकोज बनता है, बट बाद में जाके उसे यूज़ कर लिया जाता है फॉर स्टार्च फॉर्मेशन, क्योंकि स्टार्च जो होता है वो स्टोरेज फूड मटेरियल होता है इन द केस ऑफ प्लांट्स, और कहाँ पे स्टोर होता है, इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट समझते हैं। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने हैं कि किसने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। मैं ब्रीफली सबके बारे में बता दूंगी। तो प्रिस्ले नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेसिकली ये बताया था कि एयर ज़रूरी होती है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। अब उस एयर में क्या होता है ये उन्हें नहीं पता था, बट उन्होंने ये चीज़ देखी। जैसे ये देखो, जब उन्होंने क्या किया, एक बेल जार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें ये जो बेल जार है उसके अंदर एक माउस को रखा और एक बर्निंग कैंडल को रखा। तो थोड़े टाइम तक तो माउस ने सरवाइव किया, बट थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि बर्निंग कैंडल बुझ गई और साथ साथ में माउस जो था उसकी भी डेथ हो गई। दूसरा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने साथ में एक प्लांट का पॉट भी रख दिया। तो उन्होंने बोला कि इवन आफ्टर सम टाइम वो जो भी कैंडल थी वो भी बर्न करती रही, प्लांट भी जिंदा था और माउस भी जिंदा था। इसका मतलब क्या है कि जो बर्निंग कैंडल चीज़ ले लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से माउस को वो चीज़ नहीं मिल पाती, वो चीज़ प्लांट प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से वो माउस जो है वो अभी भी सर्वाइव कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि एयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ग्रीन प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। तो बेल जार एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया एंड उन्होंने बोला कि अ बर्निंग कैंडल और एनिमल दैट ब्रीद द एयर बोथ समहाउ डैमेज द एयर।
बट व्हेन वी प्लेस अ प्लांट इनसाइड द सेम बेल जार, तो माउस जो है वो जिंदा रहेगा और कैंडल जो है वो बर्न होती रहेगी। तो मेन हाइपोथेसिस जो यहाँ पे है उसे मैं अलग कलर से मार्क कर रही हूँ, वो ये है कि प्लांट्स रीस्टोर कर देते हैं एयर को, जो कि ब्रीदिंग एनिमल्स या फिर बर्निंग कैंडल रिमूव कर देती है। तो एक्चुअल में जो भी वो दोनों चीज़ें रिमूव कर रही हैं उसे रीस्टोर करने में प्लांट हेल्प कर रहा है। तो ये बेसिक कंक्लूजन है। तो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट तो समझा दिया, आपको जो मेजरली याद रखना है, एक्सपेरिमेंट आपने समझ लिया है, तो मेजरली याद उनकी हाइपोथेसिस करनी है कि किसके नाम के साथ, कौन से साइंटिस्ट के साथ कौन सी हाइपोथेसिस एसोसिएटेड है। नेक्स्ट समझते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है एक और टाइप का एक्सपेरिमेंट जो जेन इंजनहोज ने किया था। ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने बोला था कि सनलाइट ज़रूरी होती है प्लांट की ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो उन्होंने बेसिकली क्या किया था कि दूसरे उससे मार्क करती हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हो इस पे मेंशन किया हुआ है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एक्वेटिक प्लांट को लिया और ब्राइट सनलाइट ली। तो जब एक्वेटिक प्लांट को जो पानी के अंदर था उसे सनलाइट की प्रेजेंस में रखा, तो प्लांट के पार्ट्स ग्रीन स्मॉल कलर के जो बबल्स हैं वो बनाने लग गए। तो ये वाले बबल्स सिर्फ तभी बने जब लाइट की प्रेजेंस में प्लांट को रखा, जब डार्क में रखा तब ये बबल नहीं बन रहे थे। इसका मतलब ये बबल जो है वो किसी पर्टिकुलर गैस के हैं, और ये जो है बाद में उन्हें पता चला कि ये बबल्स ऑक्सीजन के हैं। तो इन्होंने बेसिकली ये चीज़ बोली कि सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पार्ट्स जो प्लांट के होते हैं वही ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, बाकी नहीं। नेक्स्ट समझते हैं। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे जूलियस वॉन सैक्स। ये वाले जो साइंटिस्ट थे इन्होंने बेसिकली बोला कि ग्लूकोज बनता है जब भी प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो ठीक है, और ग्लूकोज जो होता है उसको स्टोर करता है प्लांट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। एंड ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं, जो बेसिकली इस प्रोसेस में हेल्प करता है, क्योंकि उसके अंदर जो होते हैं वो जो भी एक क्लोरोफिल होता है वो कुछ स्पेशल बॉडीज़ के अंदर होता है जिन्हें बाद में क्लोरोप्लास्ट बेसिकली डिस्कवर हुए थे, वो बोला गया था। तो इन्होंने बोला कि ग्रीन पार्ट्स जो होते हैं वो प्लांट्स के वो हैं जहाँ पे ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज फिर फाइनली स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो ये जो चीज़ें हाईलाइट कर रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया था। आप में से कुछ स्टूडेंट्स की कमेंट्स में रिक्वेस्ट भी आई थी कि प्लीज़ ये प्लांट फिजियोलॉजी वाला पार्ट करवाओ। ये एक्चुअली स्टूडेंट्स को जल्दी समझ नहीं आता, तो मैं सिंपलेस्ट लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आप सब ना कमेंट्स बहुत कम करते हो, प्लीज़ कमेंट्स करना ताकि मुझे पता लगे कि हाँ आप तक ये वीडियो पहुँच रही हैं और आपको पसंद भी आ रही हैं, ठीक है। वरना पता नहीं चलेगा तो मुझे लगेगा कि यार कोई भी नहीं देख रहा, तो फिर क्या बनाऊँ आगे या नहीं बनाऊँ, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसे ज़रूर करना। तो एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंगलमैन। इन्होंने प्रिज्म के साथ एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने ग्रीन कलर का एल्गा लिया था जिसका नाम है क्लैडोफोरा, ठीक है, और इन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया भी लिए थे। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया था, क्लैडोफोरा जो भी ग्रीन एल्गी होता है तो वो था इस तरीके से देखने को मिलता है वो, और एरोबिक बैक्टीरिया कुछ लिए थे और एक प्रिज्म ली थी। तो प्रिज्म से जब भी वाइट लाइट पास करते हैं वो स्कैटर होती है, तो 7 कंपोनेंट्स के जो भी कलर होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। ये 7 लाइंस नहीं बनाई बट समझ जाओ मैं क्या बोल रही हूँ। तो विबग्योर वाला जो भी कंपोनेंट होता है वो आपको देखने को मिलता है। तो उन्होंने देखा कि जहाँ पे भी विबग्योर का बी और आर था, यानी जहाँ पे भी ब्लू एंड रेड कलर की जो भी लाइट थी वो उस पर्टिकुलर एल्गा के ऊपर, क्लैडोफोरा के ऊपर गिर रही थी, उस पर्टिकुलर जगह पे एरोबिक बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहे थे। तो इन्होंने बोला इसका मतलब रेड और जो भी ब्लू कलर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन बन रही होगी और एरोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है। तो इससे ये चीज़ प्रूव हुई थी कि एक्चुअल में ब्लू एंड रेड जो पिगमेंट होता है, जो लाइट होती है वो ज़रूरी होती है फॉर फोटोसिंथेसिस, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे देखी थी, ये देखो जहाँ पे ब्लू और रेड लाइट जो थी वो आपको देखने को मिल रही थी। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है यहाँ, ये एंगलमैन ने बताया था।
और ओवरऑल जब भी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देखते हैं तो इस तरीके की दिखती है। यहाँ पे ग्लूकोज आपको मेंशन नहीं किया है, बट कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला लिखा है, बट ग्लूकोज ही होता है जो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। इसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कॉर्नेलियस वैन नील। ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया पे काम किया था, और इन्होंने बोला था कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, जिसमें हाइड्रोजन जो होता है वो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से रिड्यूस हो जाता है। देखो, फ्रॉम अ सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। तो एक्चुअली हाइड्रोजन है जो कि एक कंपाउंड से कार्बन डाइऑक्साइड को बेसिकली रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा है ताकि कार्बोहाइड्रेट्स बन सकें। तो ये इन्होंने रिएक्शन बताई थी। तो बेसिकली इन्होंने बोला था, ये चीज़ आप समझ सकते हो, तो इन्होंने ये चीज़ बोली थी कि वाटर जो है उसका ऑक्सीजन होता है जो आपको यहाँ पे ऑक्सीजन की फॉर्म में देखने को मिलता है। यानी वाटर इज़ द ऑक्सीजन डोनर या ऑक्सीजन प्रोड्यूसर आप बोल सकते हो। ऑक्सीजन जो है वो बेसिकली वाटर से आ रही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन जो है वो गया है कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए। तो वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन प्रोडक्शन। तो ये पॉइंट बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बार बार पूछा भी जाता है। देखो, आपके एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट नहीं आते, बट अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होंगे तो थोड़ा घुमा के भी आए तो भी आप समझ जाओगे कि आंसर क्या होगा। तो ये यहाँ बताया हुआ है कि ऑक्सीजन जो होती है वो वाटर से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं। यही चीज़ बाद में और साइंटिस्ट ने भी प्रूव करी थी। इन्होंने बेसिकली क्योंकि सल्फर बैक्टीरिया का यूज़ किया था, तो पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया बेसिकली इन्होंने यूज़ किए थे। तो यहाँ पे H2S था, तो उन्होंने देखा कि यहाँ S और O था ना, तो डिस्टिंग्विश करना ईजी हो जाता, क्योंकि वाटर के केस में, ग्रीन प्लांट्स के केस में H2O CO2 होता है, यानी दोनों में OO होता है, तो पता नहीं चलता कि एक्चुअल में ऑक्सीजन आई कहाँ से। बट क्योंकि वहाँ S था तो वहाँ से पता चला कि एक्चुअल में जो गैस रिलीज हो रही थी वो सल्फर वाली थी, ऑक्सीजन नहीं। तो इसका मतलब H2 के साथ जो जुड़ा हुआ होगा वही रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ अ गैस। ठीक, नेक्स्ट समझते हैं। तो नेक्स्ट जो है, देखो यहाँ पे ये वाली चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है वो सबस्ट्रेट की तरह यूज़ होते हैं इन दी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ये यहाँ बताया भी हुआ है। ठीक है, 12 मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक्चुअल में ना यहाँ 12 लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ 6 वाटर भी लिखा है। अगर आप ओवरऑल नेट देखोगे ना, तो नेट जो होता है वो 12 - 6 यानी 6। तो बोलते हैं कि 6 वाटर मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं एक कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की प्रोडक्शन के लिए, नेट। ठीक है, ये यहाँ पे आपको ग्रॉस वैल्यूज दे रखे हैं क्योंकि 12 यूज हो रहे हैं और 6 बन रहे हैं, तो नेट जो है वो 6 ही है। ठीक है, नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस होती कहाँ है। तो फोटोसिंथेसिस की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो ग्रीन पार्ट्स है प्लांट के, मोस्टली लीव्स में होती है, बट दूसरे पार्ट्स में भी हो सकती है, जैसे ग्रीन स्टेम वगैरह भी हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस करने में। अब ये जो भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं इनके पास क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि लीव्स के अंदर जो भी मीजोफिल टिश्यू होता है, उस मीजोफिल टिश्यू में, ये हमने एनाटॉमी चैप्टर में पढ़ा था, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा होती है। तो मीजोफिल बेसिकली वो एरिया होता है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होती है। अब एक और चीज़ आपको यहाँ बोला हुआ है कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो फ्लैट सरफेस के पैरेलल अलाइन हो जाते हैं और कभी कभी परपेंडिकुलर। तो कैसे डिपेंड करेगा कि क्या चीज़ हो रही है। तो क्लोरोप्लास्ट जो होंगे, जैसे अगर ये सेल है तो फ्लैट सरफेस के यहाँ क्लोरोप्लास्ट आ जाते हैं, या फिर एक होता है जब वो परपेंडिकुलरली लाई करते हैं इस तरीके से। तो आप समझ सकते हो, लाइट अगर इस साइड से आ रही है प्लांट के ऊपर तो किस कंडीशन में क्या चीज़ हो रही है। अगर लाइट कम आ रही है तो उस केस में वो पैरेलली अरेंज्ड होते हैं जो भी सेल वॉल होती है उसके। बट अगर लाइट बहुत ज़्यादा आ रही है तो ज़्यादा लाइट प्लांट को नहीं चाहिए, तो उसकी वजह से फोटो ऑक्सीडेशन नाम की चीज़ हो जाती है, आगे पढ़ेंगे, पिगमेंट खराब हो जाते हैं प्लांट के। तो इसीलिए वो परपेंडिकुलरली क्लोरोप्लास्ट को अलाइन कर लेते हैं कि भाई बहुत है, अब इससे ज़्यादा नहीं लेनी। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज़ होती है। तो आप समझ सकते हो, लो लाइट में पैरेलल होगी अरेंजमेंट क्लोरोप्लास्ट्स की, और हाई लाइट कंडीशन में आपको परपेंडिकुलर देखने को मिलेगी, परपेंडिकुलर
ठीक, ये यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट अगर देखें क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो उसके अंदर ग्रैना होते हैं, स्ट्रोमा, लैमेला, मैट्रिक्स, स्ट्रोमा वगैरह ये सब रीजन्स होते हैं एंड लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं, एटीपी एंड एनएडीपीएच मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। यहाँ पे याद रखना है स्ट्रोमा वो रीजन है जहाँ पे एक्चुअल में डार्क रिएक्शन होता है, तो उसमें एंजाइम्स होते हैं जो शुगर बनाते हैं और फिर उसे स्टार्च में कन्वर्ट कर देते हैं। जो भी रिएक्शंस जिसमें भी देखो, मेम्ब्रेन होती है जहाँ पे लाइट रिएक्शन होता है एंड स्ट्रोमा होता है जहाँ पे डार्क रिएक्शन होता है, ये आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए। तो लाइट रिएक्शंस वो होते हैं जिन्हें लाइट डायरेक्टली चाहिए, इसीलिए मेम्ब्रेन के ऊपर कंपोनेंट्स होते हैं लाइट रिएक्शन के लिए। डार्क रिएक्शन डार्क कंडीशन में होता है, तो वो बेसिकली स्ट्रोमा वाले रीजन में होता है जहाँ पे वो एंजाइम्स होते हैं जिनसे कार्बोहाइड्रेट्स बन सकें। तो ये याद रखना। डार्क रिएक्शन में जो भी प्रोडक्ट्स लाइट रिएक्शन के थे जैसे एटीपी, एनएडीपीएच मॉलिक्यूल्स वगैरह ये यूज़ होते हैं, और जो लाइट रिएक्शन होता है वो होता है जहाँ पे एक्चुअल में ये सब बनते हैं। तो एटीपी, एनएडीपीएच मॉलिक्यूल्स वगैरह की सिंथेसिस होती है लाइट रिएक्शन में एंड उनका यूटिलाइजेशन होता है डार्क रिएक्शन में, ये याद रखना। एंड ये भी याद रखना कि डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो डार्कनेस में होगा, यानी उसे होने के लिए अंधेरा चाहिए। उसका मतलब सिर्फ इतना है कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट, यानी उसे लाइट की ज़रूरत नहीं है, होगी या नहीं होगी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखो, जैसे आप स्कूल्स में जाते हो ना और टीचर पढ़ाए ना पढ़ाए आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप बस अपने मज़े करते हो, वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो डार्क रिएक्शन होने के लिए डार्कनेस की ज़रूरत नहीं है, कभी भी होगी, चाहे लाइट हो चाहे ना हो। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, स्ट्रोमा, लैमेला ये मेम्ब्रेन जो कि दो बेसिकली थाइलेकॉइड्स के बीच में है, मतलब जो कॉइन्स के स्टैक हैं उनके बीच का एक ब्रिज, उसे स्ट्रोमा लैमेला बोलते हैं। सिंगल कॉइन जो होता है उसे ग्रैना बोलते हैं। देन वी हैव स्ट्रोमा, स्ट्रोमा खाली स्पेस पूरा अंदर का, एंड राइबोसोम्स होते हैं हमारे पास। फिर स्टार्च ग्रैन्यूल्स होते हैं जो बेसिकली स्टार्च बनी आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज आगे जाके स्टार्च बना देता है। देन वी हैव लिपिड ड्रॉपलेट्स, तो लिपिड की ड्रॉपलेट्स भी कुछ आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखने को मिलती हैं। एंड डीएनए भी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ना, जब मैं आकाश में थी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते थे ये क्या है, ये एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है ना, ये डीएनए रेफर कर रहा है। बेसिकली क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए भी होता है अपना, तो इसीलिए यहाँ मेंशन किया हुआ है, ऑल्दो लेबल्ड नहीं है। नेक्स्ट चीज़ समझते हैं। नेक्स्ट है कि कितने टाइप के पिगमेंट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि लीफ के, जब भी आप लीफ को ग्राइंड करो, उसका जो भी स्लरी आपको मिलेगी उसे अगर आप पेपर क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट करने की कोशिश करोगे तो उसके अंदर आपको पिगमेंट्स देखने को मिलेंगे, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स। तो ये याद रखना। क्लोरोफिल ए जो होता है वो डार्क ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन होता है, मतलब लाइट ग्रीन कलर का। ज़ैंथोफिल येलो कलर के होते हैं एंड कैरोटिनॉइड्स येलो से ऑरेंज कलर तक के हो सकते हैं। बेसिकली कैरोटिनॉइड्स जो होते हैं ना, उसी में ज़ैंथोफिल और कैरोटीन हम कंसीडर करते हैं। कैरोटीन ऑरेंज होता है, जैसे कैरेट का कलर कैरोटीन की वजह से है, इसीलिए वो ऑरेंजिश होती है। एंड ज़ैंथोफिल येलो कलर के होते हैं, बट यहाँ पे अलग अलग सेपरेटली लिखा हुआ है, तो आप उस तरीके से पढ़ सकते हो। एंड जो भी ये पिगमेंट्स होते हैं ये एक स्पेसिफिक लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली लाइट को, ठीक है। तो उसी लाइट में ये बेसिकली काम करते हैं। इसीलिए आपको अगर पीछे याद हो तो हमने पढ़ा था कि ब्लू एंड रेड कलर की लाइट ज़रूरी होती है फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होने के लिए। तो वो इसीलिए होता है कि एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट जो होती है वही रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ देखो तो आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताई है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो क्लोरोफिल ए की होती है, मेन पिगमेंट होता है ये फोटोसिंथेसिस का ए वाला, बाकी सब जो होते हैं वो एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं। तो याद रखना क्लोरोफिल ए इज़ द मेन पिगमेंट एंड इसके अलावा जितने भी पिगमेंट है, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन वगैरह या फिर क्लोरोफिल बी, वो सारे एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं, यानी हेल्पर पिगमेंट्स होते हैं। वो क्लोरोफिल ए की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करने में। नेक्स्ट फिर आपको बताया कि ये ब्लू और रेड रीजन की लाइट में ही काम करता है, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। यही मेनली फोटोसिंथेसिस के लिए मेन चीफ पिगमेंट होता है, तो वो याद रखना।
यहाँ पे ग्राफ भी बनाया हुआ है, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड, क्लोरोफिल ए, इस तरीके से होता है। ये एब्जॉर्बेंस है, एब्जॉर्बेंस पीक। तो ओवरऑल जब देखोगे तो ये ब्लू और रेड रीजन में बेसिकली पीक्स देखने को मिल रही हैं, इसीलिए वहाँ पे फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे भी देख सकते हो ब्लू एंड रेड रीजन में सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे भी ये ब्लू और रेड रीजन ही दिखाए हुए हैं जहाँ पे पीक सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट समझते हैं। तो नेक्स्ट आपको ये बताया जो मैंने अभी बताया, मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ब्लू एंड रेड रीजन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट कुछ फोटोसिंथेसिस दूसरे वेवलेंथ पे भी होती है, बट वो बहुत कम होती है। इसीलिए प्लांट्स हमें ग्रीन दिखते हैं, क्योंकि ग्रीन पे लीस्ट फोटोसिंथेसिस होती है, याद रखना। आई डोंट नो यहाँ मेंशन किया है कि नहीं, बट ग्रीन जो होती है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस लाइट में सबसे कम फोटोसिंथेसिस होती है, तो वो ग्रीन है, लीस्ट फोटोसिंथेसिस। क्योंकि ये वाली जो भी लाइट होती है, इस लाइट को प्लांट कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर देता है, इसीलिए हमें प्लांट्स ग्रीन दिखते हैं। कोई भी चीज़ का कलर आपको दिखता है क्योंकि वो कलर वो रिफ्लेक्ट कर देता है, उसे एब्जॉर्ब नहीं करता। एंड सबसे हाईएस्ट तो वो ब्लू और रेड वाला है। तो ब्लू एंड रेड में सबसे हाईएस्ट फोटोसिंथेसिस आपको देखने को मिलती है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट समझते हैं। तो यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है ये जो मैंने अभी आपको बताया था कि क्लोरोफिल ए मेजर पिगमेंट होता है, लेकिन जो भी क्लोरोफिल बी है, ज़ेंथोफिल हैं, कैरोटिनॉइड्स, ये सब एक्सेसरी पिगमेंट्स में आते हैं। यानी दे ऑल्सो एब्जॉर्ब लाइट बट दे ट्रांसफर देयर लाइट एनर्जी टू क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल टू वर्क। तो क्लोरोफिल ए बेसिकली काम करता है। एंड एक और चीज़, बहुत ज़्यादा अगर लाइट हो जाती है तो फिर उसकी वजह से क्लोरोफिल ए डैमेज भी हो सकता है बाय फोटो ऑक्सीडेशन। फोटो मतलब लाइट, यानी लाइट की प्रेजेंस में वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो वही चीज़ आपको यहाँ बोली है कि क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए बेसिकली ये एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं। तो एक्सेसरी पिगमेंट्स उस क्लोरोफिल ए को लाइट भी भेज रहे हैं फॉर फोटोसिंथेसिस, एंड इसके अलावा उसे लाइट से प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, जो एडिशनल वेवलेंथ की लाइट उसके ऊपर गिर सकती है। तो ये पॉइंट्स यहाँ पे याद रखोगे। तो ऐसा नहीं है कि क्लोरोफिल ए खुद से लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता, वो भी लाइट एब्जॉर्ब करता है, बट उसे एडिशनल और लाइट एब्जॉर्ब करके एक्सेसरी पिगमेंट्स देते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। अब समझते हैं लाइट रिएक्शन के बारे में। तो लाइट रिएक्शन जो है इसे फोटोकेमिकल फेज भी बोलते हैं, क्योंकि फोटो मतलब लाइट, ये लाइट का यूज़ करते हैं और फिर उससे सारी प्रोसेस कैरी आउट करते हैं। यहाँ पे लिखा है क्या क्या चीज़ें इस पूरी रिएक्शन में होती है। तो लाइट एब्जॉर्ब होती है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर बोलते हैं। एंड देन ऑक्सीजन रिलीज, क्योंकि वाटर टूट रहा है तो H2 और O2 सेपरेट हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन रिलीज होता है। एंड उसके अलावा हाई एनर्जी कंपाउंड्स जैसे ATP एंड NADPH मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो ये पॉइंट्स बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ, ये सारा। नेक्स्ट समझो, यहाँ आपको बताया है कि जो भी हमारे पिगमेंट्स होते हैं वो अकेले नहीं होते प्लांट की बॉडी के अंदर, वो हमेशा प्रोटीन के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स बना के रखते हैं। उन्हीं कॉम्प्लेक्सेस को हम LHC कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं, यानी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है लाइट को कैप्चर कर रहे हैं यानी हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, पिगमेंट्स तो चाहिए ही होगा, साथ साथ में कुछ एसोसिएटेड प्रोटीन चाहिए होते हैं जो लाइट को पिगमेंट ने हार्वेस्ट किया प्रोटीन को देता जाए उस लाइट को, ठीक है। तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्सेस होते हैं एंड इन्हें हम फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2 बेसिकली के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस आर प्रेजेंट इन फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, जिन्हें PS1 एंड PS2 बोलते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे जाके इनके बारे में पता चलेगा हमें कि कौन सी वेवलेंथ की लाइट कौन सा वाला फोटो सिस्टम एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट समझते हैं। तो नेक्स्ट आपको बताया हुआ है कि बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स से जो प्रोटीन से जुड़े हुए हैं उनसे LHC कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं। एंड यहाँ मेंशन किया हुआ है कि हर एक फोटो सिस्टम के पास सारे पिगमेंट होते हैं एक्सेप्ट फॉर क्लोरोफिल ए।
तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं उनके अंदर बेसिकली सारे के सारे पिगमेंट्स होते हैं जो हमने एक्सेसरी में पढ़े थे। मेन पिगमेंट, चीफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए नहीं होता, तो ये एंटीना होता है। याद रखना, वी यूज टू टर्म्स हियर, वन इज एंटीना एंड अनदर वन इज रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर नाम से पता चल रहा है दिस इज द मेन सेंटर जहाँ पे पूरा रिएक्शन होगा। तो एक्चुअल में क्लोरोफिल ए जो होता है वो रिएक्शन सेंटर में होता है, ठीक, क्योंकि वहाँ पे मेन रिएक्शन हो रहा है। और उसके साइड में एंटीना लगे होते हैं जो लाइट को कैप्चर करके उसके पास भेजते हैं। तो एंटीना है जिसके पास एक्सेसरी पिगमेंट्स जो होंगे वो लाई कर रहे होंगे। तो एक्सेसरी पिगमेंट्स जो भी हमने पढ़े हैं, क्लोरोफिल बी हो गया, ज़ैंथोफिल, कैरोटिनॉइड्स वगैरह, वो सारे के सारे एंटीना के पास होते हैं। तो वो याद रखना, एंटीना बेसिकली लाइट को कैप्चर करके रिएक्शन सेंटर को देते रहते हैं जो कि क्लोरोफिल ए है। तो वो आपको मेंशन किया हुआ है एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत बारीक चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में गिवन है। और ये दो चैप्टर यानी फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये दोनों प्लांट फिजियोलॉजी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी सब जो है वो भी हैं बट ये मेजर है, ठीक है, ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं और बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ भी होते हैं, तो इसीलिए इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट समझो, PS1 जो होता है उसके पास 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करने की पावर होती है, इसीलिए उसे P700 भी बोलते हैं। ये भी याद रखना पड़ेगा आपको, PS1 को P700 एंड PS2 को 680 वाला बोलते हैं, यानी P680। कैसे याद करोगे? P1 जो है, PS1 बड़ा है 700 वाला और PS2 जो है वो छोटा है, यानी P680। ठीक, ऐसे याद कर लेना, मतलब जैसे आपको याद करना इजी हो। बाकी यहाँ कुछ नहीं दे रखा, यहाँ यही बताया कि लाइट एब्जॉर्ब होती है, रिएक्शन सेंटर के पास जाती है फिर लाइट, और फिर वो रिएक्शन सेंटर उसे आगे किसी एक्सेप्टर के पास भेजता है, जो हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में समझेंगे। नेक्स्ट आ गई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो इसे भी समझ लेते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि 680 और 700 लाइट की जो भी वेवलेंथ होती है उसे एब्जॉर्ब करने के लिए अलग अलग फोटो सिस्टम्स होते हैं, और फिर वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उन्हें फिर भेजते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जिसमें कुछ एडिशनल प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम साइटोक्रोम बोलते हैं। कैसे ये प्रोसेस होती है इसे यहाँ समझते हैं। दिस इज नोन एज जेड स्कीम, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जेड की तरह दिख रहा है, मतलब टेढ़ा करके देखोगे तो जेड है, ठीक है, जेड जी जो भी आप बोल लो, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ बनता है। ये वाला जो होता है यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल में प्रोसेस हो कैसे रही है। तो आपको बोला दो फोटो सिस्टम होते हैं, तो यहाँ से शुरू करते हैं, PS2 एंड PS1। PS2 क्या था? P680 एंड PS1 क्या था? P700। पढ़ा था ना अभी हमने। तो ये दो फोटो सिस्टम है। कहाँ है पहले मैं मार्क कर देती हूँ, बाद में उसे मिटा के आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो ये है PS2, ठीक है, और ये है PS1। तो हर एक फोटो सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है और एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है या LHC मॉलिक्यूल होता है। अब इतना अगर आपने जान लिया है तो अब इसके आगे का समझते हैं। तो नेक्स्ट इज दिस, ठीक है, P680 और P700 हमने समझ लिया है। अब समझो एक चीज, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स दोनों फोटो सिस्टम के क्या करेंगे? लाइट को हार्वेस्ट करेंगे, इसीलिए लाइट के एरो इनके ऊपर बने हुए हैं। लाइट आ रही है इन दो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर। अब क्या होता है, जो फोटो सिस्टम 2 होता है वो पहले प्रेजेंट होता है। जेड स्कीम में पहले 2 वाला होगा और फिर 1 वाला होगा, ठीक है। अब ये जो 2 वाला फोटो सिस्टम होता है, इसका जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, इसने जब लाइट को एब्जॉर्ब किया तो इसकी वजह से ये वाटर को तोड़ देता है। तो एक्चुअल में वाटर स्प्लिटिंग हो रही है या फिर वाटर का फोटो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो वाटर टूट जाता है इनटू ऑक्सीजन, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ऑक्सीजन बनती है यहाँ पे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्चुअल में लाइट रिएक्शन में जो हमने बोला कि ऑक्सीजन की प्रोडक्शन होती है, वो कैसे होती है? यहाँ पे, इस पर्टिकुलर स्टेप पे, ठीक है। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स किसका? PS2 का,
P680 वाले का, वो है जो वाटर स्प्लिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इतना क्लियर है सबको? अब आगे समझते हैं इसके। तो इसे मैं एक बार रब कर देती हूँ, वरना ज़्यादा ही यहाँ कलर्स हो जाएंगे, समझना मुश्किल हो जाता है फिर। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया कि वाटर स्प्लिटिंग ऐसे हो रही है। अब क्या होता है कि जब लाइट यहाँ पे आती है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उन्हें एनर्जी मिल जाती है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वो जो है वो क्या करती है, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर देती है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आगे चले जाते हैं ऊपर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले जाते हैं। ठीक है, हाई एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, जैसे केमिस्ट्री की टर्म्स में बोलते हैं। तो पहले लो एनर्जी स्टेट में थे, लाइट आई, उन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल गई, वो हाई एनर्जी स्टेट में चले गए, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले गए। ठीक है, अब क्या होगा, जब वो यहाँ ऊपर चले गए हैं तो फिर क्या हुआ, यहाँ की इलेक्ट्रॉन का जो स्पेस होगा ना, वो एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए हैं, यानी यहाँ का स्पेस खाली हो गया है। अब उस खाली स्पेस को भरने के लिए वी हैव दीज टू इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। सिंपल। ठीक है, यानी कि ये चीज़ ना कहीं मेंशन नहीं होती है, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ चीज़ है, बट बहुत बेसिक लैंग्वेज में हम समझ रहे हैं, जो इजीली आपको क्लियर हो जाएगी। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो PS2 का था, उसे लाइट एनर्जी मिलके उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में चले गए, यानी उन्होंने वो शेल जो है, वो शेल बोल देती हूँ मैं केमिस्ट्री के टर्म में, वो छोड़ दिया। ठीक है, अब उनकी जो खाली जगह पड़ी है उसे भी तो भरना है, तो उसे भरने के लिए ये जो वाटर स्प्लिट होके इलेक्ट्रॉन्स बने थे, ये जाते हैं उस जगह को फिल करने के लिए, और ये प्रोसेस चलती रहती है। तो जैसे जैसे लाइट एनर्जी आती रहेगी, इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे और इलेक्ट्रॉन वाटर स्प्लिटिंग से रिप्लेस होते रहेंगे। इसलिए वाटर स्प्लिटिंग होती रहती है हर बार जब भी हमारा ये लाइट रिएक्शन चल रहा होता है। अब इसके बाद क्या हुआ, चलो ये तो हो गया, यहाँ का काम खत्म हो गया इस LHC कॉम्प्लेक्स का। अब ऊपर क्या हो रहा है, तो ऊपर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ एक्साइटेड स्टेट में थे, अब ये दूसरे एक्सेप्टर्स के पास चले जाते हैं। मतलब सीरीज ऑफ एक्सेप्टर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होते हैं। ये हम पढ़ेंगे आगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बहुत सारे कैरियर मॉलिक्यूल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अपने इलेक्ट्रॉन्स को आगे पास करता जाता है उन प्रोटीन्स के। ठीक है, उनको पास करता रहेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स। और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जब वो इलेक्ट्रॉन पास हो रहे होते हैं, तो उनके पास होते टाइम वो जो प्रोटीन बीच में प्रेजेंट है ना, जो कैरी करके उसे लेके जा रहे हैं, ये वैसा है जैसे मेरे पास एक बॉल है, मैंने आपको पास करी, आपने अपने फ्रेंड को पास करी, उससे आगे और किसी ने किसी को पास करी। तो इस तरीके से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आगे आगे जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे जो बीच में प्रोटीन खड़े हुए हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को आगे भेजने के लिए वो क्या कर रहे हैं, वो साथ साथ में प्रोटॉन पंप कर रहे हैं, प्रोटॉन को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं मेम्ब्रेन के। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पे ये पूरे प्रोटीन्स जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए वहाँ पे ये प्रोसेस होती है। अब क्योंकि प्रोटॉन मूव कर रहे हैं एंड प्रोटॉन्स आर मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जिसकी वजह से ATP बनता है। वी नो नॉर्मली जो भी मूवमेंट होती है वो हाई टू लो होती है, बट यहाँ पे प्रोटॉन्स की मूवमेंट जो होती है वो लो टू हाई होती है, उल्टा। क्योंकि ये उल्टा हो रहा है इसीलिए यहाँ पे एनर्जी बनती है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब भी प्रोटॉन्स की पंपिंग होती है ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उससे ATP बनती है। इसीलिए यहाँ पे आपको ATP दिखाया हुआ है बनता हुआ, कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ATP बन रही है। ये चीज़ आपको इलैबोरेट करके नहीं समझाई है NCERT में, बट मैं समझा रही हूँ। ठीक है, तो अच्छे से समझना ये चीज़। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स पास होते होते प्रोटॉन पंप होते हैं फ्रॉम लो टू हाई, यानी उल्टी डायरेक्शन में, जिसकी वजह से एनर्जी जो होती है वो बनती है। ठीक है, पहले लो टू हाई फिर हाई टू लो, इस तरीके से होता है। क्योंकि अगर आप नॉर्मली सोचोगे लो टू हाई अगर जा रहा है तो एनर्जी यूज होनी चाहिए, बन क्यों रही है। ठीक है, तो वही चीज़ बोल रही हूँ, एक बार एक डायरेक्शन में मूव होते हैं, फिर दूसरी बार दूसरी डायरेक्शन में ATP सिंथेज नाम का एंजाइम उन्हें
पास करता है, और जब दूसरी डायरेक्शन में भेज रहा होता है तो एटीपी बन जाती है। ठीक है, तो एटीपी बनती है यहाँ पे, और फिर फाइनली वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो भेज दिए जाते हैं टू दी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ फोटो सिस्टम 1। तो इसके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास भेजेंगे। ठीक है, अब जब यहाँ भेज दिया तो यहाँ भी लाइट एनर्जी आई, इसके भी इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जा रहे होंगे। अब क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स की एम्प्टी जगह थी तो वहां पे ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आ गए जो अभी गए थे। ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, और फाइनली इन्हें भेज दिया जाता है टू NADPH मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से NADP प्लस मॉलिक्यूल्स को NADPH में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इसीलिए हमने बोला था, क्या चीज़ बोली थी, हमने बोली थी कि लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH बनता है, वही चीज़ यहाँ है, यानी ATP, ये देखो ATP बना एंड NADPH बना, और साथ साथ में वाटर की स्प्लिटिंग हुई, ये वाला रिएक्शन। ये 3 चीज़ें थी जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी मेंशन करी थी कि क्या चीज़ हो रही है। ये मैंने ना आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया है, ठीक है, जितना बेसिक में आपको समझा सकती हूँ। यही चीज़ आपको इस पैराग्राफ में दे रखी है कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में। ठीक, तो अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आई हो तो फिर आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, ये Z स्कीम है जो मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट समझते हैं, तो नेक्स्ट है वाटर की स्प्लिटिंग कैसे होती है। तो वाटर की स्प्लिटिंग मैंने अभी आपको बताया, PS2 जो है वो बेसिकली वाटर की स्प्लिटिंग करता है, तो वाटर को तोड़ देता है इनटू प्रोटॉन, ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स। एंड याद रखना कि कितने वाटर के टूटने से कितने प्रोटॉन्स, कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंड कितने इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें याद रखना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट उसके बाद समझते हैं, उसके बाद जो होता है वो ये साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। आपने 2 टर्म्स सुननी है, मतलब रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस में। मैं दोनों चैप्टर को लिंक करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि यही चीज़ आपको वहाँ पे भी बताऊंगी, तो आपको क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे जो ATP बनती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, उसे हम फोटोफॉस्फोराइलेशन के थ्रू बोलते हैं कि बनी है। फोटो मतलब लाइट, क्योंकि लाइट के थ्रू फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो रहा है टू ADP मॉलिक्यूल्स, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसे फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। बट रेस्पिरेशन में ये चीज़ जो होती है, आप रेस्पिरेशन का चैप्टर आपने पहले भी पढ़ा होगा, और वहाँ पे जो होती है वहाँ पे बनती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन, तो ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, फोटोसिंथेसिस में हो रही है तो फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलेंगे, रेस्पिरेशन में हो रही है तो उसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, इसीलिए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। ठीक, अब एक और चीज़ समझ लो, हमने जो अभी Z स्कीम पढ़ी, दैट Z स्कीम इज बेसिकली नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो हम एक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब वो नहीं पढ़ना हमें। ठीक है, अब जो चीज़ पढ़नी है दैट इज साइक्लिक वाला। साइक्लिक कैसे होता है, तो साइक्लिक समझ लेते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए, नॉन साइक्लिक वाला जो होता है वो Z स्कीम होती है। ये जो पॉइंट्स बीच बीच में बता रही हूँ ना, कुछ मैं बताती हूँ बट लिखती नहीं हूँ, तो उसे लिख ज़रूर लिया करो ताकि आपके लिए हेल्पफुल रह सके बाद में समझना बहुत इजी हो जाएगा अगर आपको अभी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये मत सोचना कि अभी तो ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, एग्ज़ाम आने वाला है, डरने की ज़रूरत नहीं होती। आपने जितना पढ़ा है उसके क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपने मान लो अब हमारे पास कितने चैप्टर बचे हैं, 2 और बचे हैं इसके बाद क्लास 11th के NCERT के, यानी रेस्पिरेशन वाला और फिर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला। तो अगर आपने 11th भी पूरा पढ़ लिया है, यानी आपने 50% सिलेबस तो कर ही लिया है। अगर उसमें से भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो जो चीज़ें बताती हूँ पॉइंट्स वगैरह, वो मेंशन कर लिया करो साइड में अपनी लैंग्वेज में, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। अब साइक्लिक वाला भी समझ लेते हैं। साइक्लिक वाला भी मैं आपको यही समझाती हूँ। दिस इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक में जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है याद रखना वो ये, यहाँ पे नो फोटो सिस्टम 2, कोई फोटो सिस्टम 2 नहीं है, सिर्फ 1 ही है, देख सकते हो।
दूसरा यहाँ पे एटीपी बनती है बट नो NADPH इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड, सो नो NADPH प्रोड्यूस्ड, ओनली ATP इज प्रोड्यूस्ड। तो 2 पॉइंट तो ये हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे P700 ही होता है, सिर्फ P680 वाला नहीं होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड तीसरा जो डिफरेंस है वो ये कि ये मेनली बैक्टीरिया वगैरह में देखने को मिलता है, प्लांट्स में इतना कॉमन नहीं है। ऑल्दो प्लांट्स में दोनों प्रोसेसेस होती हैं बट नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज मोर प्रोमिनेंट, ठीक। ये देखो फोटोफॉस्फोराइलेशन की डेफिनेशन भी आपको दे रखी है कि क्या होती है। जब दोनों फोटो सिस्टम काम करते हैं तो उसे नॉन साइक्लिक बोलते हैं, और जब सिर्फ एक करता है यानी P700 वाला करेगा तो फिर उसे हम बोलेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये देखो लिखा भी हुआ है। यहाँ पे एक और चीज़ है, जो भी इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलेट होते रहते हैं इन साइक्लिक फ्लो। साइक्लिक फ्लो में कैसे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गए, एक्साइट हुए, ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू वापस से यहीं आ गए, साइकिल में घूमे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो देयर इज नो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, दिस इज अनदर पॉइंट हियर, नो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। अब क्योंकि यहाँ पे वाटर भी स्प्लिट नहीं हो रहा तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं बनती, नो ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड, ठीक। तो ये पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो साथ साथ में लिख लिया करो ताकि फिर आपको बाद में क्या होगा ना, आपको ये जो भी यहाँ NCERT में लिखी हुई चीज़ है ना ये नहीं पढ़नी पड़ेगी, आपने पॉइंट्स ऑलरेडी लिख दिए हैं। तो आपसे सीधा इन पॉइंट्स को पढ़ के आपका टाइम बच जाएगा। तो ये चीज़, और यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन करी हुई है, वो ये कि जो भी ग्राना की मेम्ब्रेन होती है या लैमेला होता है उसके पास PS1 PS2 दोनों होते हैं। एंड स्ट्रोमा लैमेला की मेम्ब्रेन जो होती है उसमें PS2 नहीं होता, ना ही NADP रिडक्टेज एंजाइम होता है। दिस इज अनदर पॉइंट हियर, नो NADP रिडक्टेज एंजाइम इज प्रेजेंट। ये एंजाइम नहीं था तभी NADPH नहीं बना, ठीक है। नो NADP रिडक्टेज एंजाइम प्रेजेंट, इसीलिए NADPH नहीं बना था, ठीक है। तो ये नेक्स्ट ये चीज़ कि यहाँ पे सिर्फ ATP बनता है, NADPH नहीं बनता, और ये 680 के बियॉन्ड होता है, मतलब 700 है ना, तो 680 के बियॉन्ड वाली वेवलेंथ, 700 के आसपास वाली वेवलेंथ। चलो अब एक और चीज़ हमारी हो गई है, अब नेक्स्ट समझते हैं। तो नेक्स्ट जो है कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है, जो बेसिकली ये बताती है एक्चुअली ATP बन कैसे रहा था, ठीक है। तो ATP के लिए जो भी मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन्स पंप होते हैं और ये सब, वो चीज़ यहाँ पे बताई जाएगी। तो एक्चुअल में प्रोटॉन आए कहाँ से, तो यहाँ पे पीछे जाते हैं और समझते हैं प्रोटॉन आए कहाँ से थे। वो प्रोटॉन आए थे यहाँ से, दीज आर दी प्रोटॉन्स विच आर पम्प्ड फॉर ATP सिंथेसिस। ये थे वो प्रोटॉन, ठीक है। अब ये प्रोटॉन कहाँ जाएंगे, तो वो यहाँ पे आपको लिखा है, स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। वाटर की स्प्लिटिंग हुई, ये होती है टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। तो यहाँ जो मेम्ब्रेन बोल रहे हैं वो है थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। इस ड्यूरेशन में प्रोटॉन हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस होते हैं और वो कहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, थाइलेकॉइड के ल्यूमेन के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। ये देखो, और फिर पहले यहाँ समझ लेते हैं जो चीज़ें लिखी हुई हैं। फिर इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे फोटो सिस्टम से जाएंगे वैसे वैसे प्रोटॉन्स भी जाएंगे, और फिर प्रोटॉन्स जो होते हैं वो मूव करते हैं, जिसकी वजह से एक्चुअल में जो भी NADP रिडक्टेज एंजाइम वगैरह होता है स्ट्रोमा वाली साइड पे, वो उन प्रोटॉन्स को यूज़ करता है ताकि NADP से NADPH बन जाए, ठीक है। स्ट्रोमा से प्रोटॉन रिमूव करने के लिए बेसिकली इसे जाना जाता है। तो इसीलिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रोटॉन्स जो होते हैं स्ट्रोमा में वो कम होते जाते हैं और ल्यूमेन में बढ़ते जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है अक्रॉस दी थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। तो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन की एक साइड प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं, एक साइड कम हो जाते हैं, तो इसे प्रोटॉन ग्रेडियंट बोलते हैं। तो वो बन जाता है, एंड दिस ग्रेडियंट इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसके टूटने से ही ATP बनता है। जो अभी बताया था, प्रोटॉन ग्रेडियंट जो था बना हुआ
थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस, उसके अक्रॉस वो जो ग्रेडियंट बना है उसके टूटने से क्या होता है, एटीपी बनने लगता है। ठीक, तो ये पॉइंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट समझते हैं, इसी चीज को आपको यहाँ डायग्रामेटिकली भी समझाया हुआ है। तो समझो स्ट्रोमा में पीएच कम है, अब मैं इसे अंडरलाइन कर देती हूँ सिर्फ, या फिर इसे हम वो कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। तो स्ट्रोमा में पीएच कम है, तो वो आपको मेंशन किया, स्ट्रोमा बाहर होगा सारी जगह। ये सिंगल एक कॉइन है, जो मैंने आपको कॉइन लाइक स्ट्रक्चर थाइलेकॉइड्स बताए थे, वो है लाइट आई, और ये PS2 है। देन वी हैव PS1, और बीच में इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल जैसे साइटोक्रोम B6F, और बीच में और भी कैरियर होते हैं PQ, PQH, प्लास्टोक्विनॉन जिसे बोलते हैं, प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टो का मतलब प्लास्टिड, और प्लास्टिड क्योंकि क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड है, इसीलिए ये टर्म यहाँ पे यूज की गई है। ये टर्म आप समझोगे रेस्पिरेशन में भी, वहाँ पे यूबिक्विनॉन होता है, प्लास्टोक्विनॉन नहीं होता। तो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम दोनों में बराबर ही है, ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बस डिफरेंस होता है कैरियर मॉलिक्यूल्स के नाम का। यहाँ पे प्लास्टोक्विनॉन है, वहाँ पे यूबिक्विनॉन होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये PS2 था, इसने वाटर को स्प्लिट किया, तो वाटर टूटा और प्रोटॉन बने, ऑक्सीजन बना। अब ये प्रोटॉन जो बने थे, ये प्रोटॉन यहाँ पे ल्यूमेन में इकट्ठा हो रहे हैं। ठीक है, देखने को मिल रहा है हमें। और जब भी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे थे PS2 से, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे थे, प्लास्टोक्विनॉन के पास, फिर साइटोक्रोम B6F के पास, फिर प्लास्टोसाइनिन के पास, और फिर PS1 के पास। और फिर उसके बाद जो है वहाँ से प्रोटॉन्स का यूज हो रहा था ताकि NADPH बन सके। तो ये NADPH बन गया। NADPH इज प्रोड्यूस्ड किस साइड पे, स्ट्रोमा वाली साइड पे, ये याद रखना। एंड दीज आर बेसिकली द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाले या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाले बीच में जो कैरियर प्रोटीन्स में मेंशन कर रही थी। एंड क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रोटॉन इकट्ठा हो गए हैं ल्यूमेन में, जिसमें बताया है हाई H+ आयंस, तो यहाँ से ये जो हाई होते हैं ये लो की साइड मूव करते हैं इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यानी ये बेसिकली जाते हैं टूवर्ड्स स्ट्रोमा। और क्योंकि ये हाई टू लो जा रहे हैं, लो टू हाई नहीं जा रहे हैं इस बारी, तो इसकी वजह से ATP सिंथेज जो एंजाइम है वो ATP बना देगा। तो प्रोटॉन्स को पंप करके साथ साथ में ATP बना देता है। बस ये प्रोसेस होती है। ठीक है, और CF0, CF1 जो लिखा हुआ है ATP सिंथेज का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा। ये मेम्ब्रेन एम्बेडेड पार्ट है, इसे F0 बोलते हैं, और ये वाला जो होता है बल्ब लाइक स्ट्रक्चर ऊपर, इसे F1 बोलते हैं। तो ये थी पूरी केमी-ऑस्मोसिस वाली प्रोसेस जिससे ATP बना था। आई होप कि ये क्लियर हो गया हो आपको। खुद से समझना, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। जब मैंने आपको पढ़ाया NCERT से ये चीज़ पढ़ना, फिर से आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। 2-3 बार पढ़ोगे ना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस मैंने आपको बता दी कैसे होता है। ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल होता है, CF0 होता है एम्बेडेड इन दी थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, CF1 होता है जो प्रोट्रूड करता है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन से बाहर की साइड। केमी ऑस्मोसिस में क्या क्या चाहिए, तो एक मेम्ब्रेन चाहिए वरना प्रोटॉन ग्रेडियंट नहीं बनेगा, एक प्रोटॉन का पंप चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट, और ATP सिंथेज एंजाइम चाहिए, तभी जाके ATP जो है वो सिंथेसाइज हो पाएगा। नेक्स्ट बारी आती है कि अब ये ATP और NADPH मॉलिक्यूल्स बन तो गए, अब ये यूज कहाँ होंगे, तो दीज आर गोइंग टू बी यूज्ड इन द डार्क रिएक्शन, जिसे हम केल्विन साइकिल भी बोलते हैं, जिसे हम बायोसिंथेटिक फेज भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें शुगर बनती है, सिंथेसिस होती है शुगर की। ठीक है, अब इस प्रोसेस को समझते हैं कि ये किस तरीके से होती है। तो बेसिकली मेल्विन केल्विन साइंटिस्ट थे जिन्होंने रेडियो एक्टिव कार्बन का यूज़ करके अलगी की फोटोसिंथेसिस में डिस्कवर किया था कि सबसे पहला CO2 फिक्सेशन का प्रोडक्ट जो होता है वो 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड होता है, जिसे हम 3PGA बोलते हैं। तो वो अभी हम समझेंगे कि क्या होता है। ये लिखा हुआ है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3PGA। तो फर्स्ट कंपाउंड जो होता है वो 3 कार्बन का बनता है, इसीलिए हम केल्विन साइकिल को C3 साइकिल भी बोलते हैं। C3 मतलब 3 कार्बन का फर्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है, तो ये याद रखना।
अब ये आपको यहाँ समझाया हुआ है कि एक्चुअल में ये प्रोसेस होती कैसे है। तो समझो यहाँ पीजीए फर्स्ट प्रोडक्ट है कार्बन फिक्सेशन का, और फिर ये जो होता है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर 3 कार्बन का कंपाउंड नहीं बनता, पहला 4 कार्बन का कंपाउंड बनता है, जिसे हम ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या OAA बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ होते हैं जिनके अंदर OAA बनता है 4 कार्बन वाला। और नेक्स्ट आपको बताया भी है C3 पाथवे, C4 पाथवे। C3 पाथवे होगा जब प्लांट्स पीजीए बनाएंगे, 3 कार्बन का कंपाउंड बनाएंगे, एंड C4 होगा जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड यानी 4 कार्बन का कंपाउंड बनाएंगे। दैट्स ऑल। फर्स्ट प्रोडक्ट कितने कार्बन का बन रहा है उसके बेसिस पे C3 एंड C4 पाथवे होते हैं, उसी के बेसिस पे C3 और C4 प्लांट्स होते हैं। ठीक, अब किस तरीके से केल्विन साइकिल होती है वो समझेंगे, बट उससे पहले जान लेते हैं कि एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने वाला मेन प्राइमरी एक्सेप्टर कौन सा होता है। तो उसका नाम है RUBP, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ये 5 कार्बन की शुगर होती है जो एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करती है, ताकि वो 3 कार्बन वाले कंपाउंड्स जो हैं वो बन सकें। क्योंकि इसमें 5 कार्बन है, एक कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन आ गया तो 6 कार्बन इसके पास हो गए। अब क्योंकि ये 3 कार्बन के कंपाउंड बना रहा है, इसीलिए 2-3 कार्बन के कंपाउंड बनते हैं, मतलब 3 कार्बन ईच। क्योंकि 6 थे ना, तो 3-3 कार्बन के 3 कार्बन एसिड्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक पॉइंट है यहाँ। देन केल्विन साइकिल समझते हैं कि किस तरीके से होती है, जिसे एक्चुअल में हम डार्क रिएक्शन बोल रहे हैं। तो ये एक साइक्लिक फॉर्म है जो आपको सभी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में देखने को मिलेगी, चाहे वो C3 प्लांट्स हो या C4 प्लांट्स हो। C3 सब में होती है, C4 सिर्फ C4 में ही होती है, C3 में नहीं होती। दैट्स द डिफरेंस। तो C3 पाथवे यानी केल्विन साइकिल आपको सभी प्लांट्स में देखने को मिलेगी, चाहे वो कोई से भी प्लांट्स हो, C3 हो, C4 हो, कैम प्लांट्स हो, सबके अंदर देखने को मिलती है। ठीक, अब क्या केल्विन साइकिल में स्टेजेस होती हैं? तो 3 स्टेजेस होती हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजेनरेशन। इसे समझते हैं डायग्राम से। तो RUBP जो मॉलिक्यूल है, ये है RUBP। ये 5 कार्बन का कंपाउंड होता है, ऐसे लिख लेना साइड में। एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, मतलब 1 कार्बन का कंपाउंड, ये दोनों कंबाइन होंगे। इस स्टेप को कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल। फिर उससे बनता है 3PGA, जिसे 3-फॉस्फोग्लिसरेट या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोलते हैं। ये 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। तो यहाँ 2 बनते हैं क्योंकि 6 कार्बन थे टोटल, 5 और 6, तो 2 × 3 6 हो गया, तो 6 कार्बन हो गए टोटल। फिर आता है सेकेंड स्टेप, जिसे रिडक्शन बोलते हैं, एंड दिस इज द फेज वेयर ATP एंड NADPH मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड एंड दीज कम फ्रॉम द लाइट रिएक्शन। ये लाइट रिएक्शन से आते हैं। और फिर रिडक्शन के बाद बनता है ट्राइओज फॉस्फेट, जो कि फर्दर यूज किया जाता है फॉर ग्लूकोज प्रोडक्शन, सुक्रोज प्रोडक्शन और स्टार्च प्रोडक्शन। और फिर इसके बाद एक स्टेप होता है जिसे रीजेनरेशन बोलते हैं, जिसमें कि ATP का यूज होता है ताकि RUBP वापस से रीजेनरेट हो जाए, फिर से RUBP बन जाए। क्योंकि RUBP एक्सेप्टर है, तो RUBP बार बार ये एंजाइम की तरह काम कर रहा है। जैसे एंजाइम्स होते हैं ना, रिएक्शन में खुद यूज नहीं होते, वो सिर्फ सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। वैसे ही ये कार्बन को फिक्स करने में हेल्प कर रहा है, ताकि कार्बन फिक्स होके केल्विन साइकिल जो है वो कुछ साइकिल्स उसकी हों, और जिसकी वजह से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाए। 6 साइकिल होती हैं बेसिकली, क्योंकि एक कार्बन एक साइकिल में ऐड हो रहा है, एक कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है ना, इसीलिए 6 बार साइकिल को होना पड़ता है। तो 6 केल्विन साइकिल्स होती हैं जो कि रिक्वायर्ड होती हैं फॉर किसकी प्रोडक्शन के लिए? फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोडक्शन। ठीक है, क्योंकि एक साइकिल में एक कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो एक ATP यहाँ यूज़ हो रहा है, एक ATP यहाँ यूज़ हो रहा है, तो बोला जाता है एक केल्विन साइकिल जो होती है उसके अंदर 2 ATP एक साइकिल के अंदर और एक NADPH मॉलिक्यूल जो होता है वो यूज़ होता है। ठीक है, एक्चुअल में जो होते हैं ना वो 3 होते हैं, यहाँ 2-2 होते हैं।
क्योंकि दो दो का 2 PGA है ना, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो एक्चुअली में 1 PGA के लिए लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ आपको 3 लिख देती हूँ। 3 ATP मॉलिक्यूल्स एंड 2 NADPH मॉलिक्यूल्स फॉर 1 साइकिल। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 3 ATP और 2 NADPH मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं। ये ×2 है, ठीक, ये ×1 है। तो ऐसे ये पूरी साइकिल होती है, और यही चीज़ आपको यहाँ इन फेजेस में भी लिख के बताई हुई है कि किसके अंदर कितने कितने मॉलिक्यूल चाहिए होंगे, तो वो आप एक बार देख सकते हो। नेक्स्ट यही चीज़ जो मैंने अभी आपको समझाई, 6 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने से एक ग्लूकोज बनेगा, एंड उसे बनाने के लिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 3 ATP और 2 NADPH चाहिए होते हैं एक साइकिल में, तो 6 साइकिल में कितने चाहिए होंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 × 3 18 एंड 6 × 2 दैट इज 12। तो इसीलिए यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि एक ग्लूकोज बनाने के लिए आपको 6 केल्विन साइकिल चाहिए, एंड इसका मतलब है 18 ATP एंड 12 NADPH मॉलिक्यूल्स। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, पूछा जाता है बहुत बार, ये C3 पाथवे की बात हो रही है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया है वो C4 पाथवे है। देखो C4 और C3 पाथवे में डिफरेंस होता है थोड़ा सा, वो ये कि C4 पाथवे जो होता है ना वो ज़्यादातर ड्राई एरिया में रहने वाले प्लांट्स में आपको देखने को मिलता है, एंड यहाँ फर्स्ट कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है जो 4 कार्बन का होता है। मेजर डिफरेंस तो यही होता है। इनमें स्पेशल क्या होता है, ये बहुत हाई टेम्परेचर टॉलरेट करने वाले प्लांट्स होते हैं, और ये बहुत हाई इंटेंसिटी में भी रिस्पॉन्ड करते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स वहाँ शो करते हैं, एंड दे लैक अ प्रोसेस विच इज़ नोन एज फोटो रेस्पिरेशन। इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, जिसकी वजह से ये प्लांट्स बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। तो इनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू C3 प्लांट्स। तो याद रखना, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी C4 प्लांट्स ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू C3 प्लांट्स, ठीक। नेक्स्ट समझते हैं, इनके अंदर अनाटमी लीफ की अलग होती है, मतलब इनकी लीफ का स्ट्रक्चर जो होता है ना वो अलग होता है। इनके वस्कुलर बंडल्स के अराउंड बंडल शीथ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब जब भी इनके अंदर वस्कुलर बंडल बनाओगे, जैसे ये जाइलम और फ्लोएम वाला, तो इनके अराउंड बंडल शीथ सेल्स इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, जो उसके अराउंड एक रीथ फॉर्म कर रहे होते हैं। रीथ आपने देखा होगा, ये बेसिकली वो चीज़ होती है जैसे एक टियारा करके नहीं बोलते, मतलब यहाँ पे एक लगा लेती हैं लड़कियाँ जिसमें फूल वगैरह लगे हुए होते हैं, तो वैसा सा एक स्ट्रक्चर जो होता है वो आपको देखने को मिलता है अराउंड दी वस्कुलर बंडल। तो इसे बोलते हैं बंडल शीथ सेल्स, जो ये सेल्स हैं इसके अराउंड, एंड इस अनाटमी को क्रैन्स अनाटमी बोलते हैं। क्रैन्स का मतलब ही रीथ होता है, मतलब इसमें जो सेल्स की अरेंजमेंट है एक सर्कुलर फॉर्म में उसको कवर कर रही है, उसके लिए टर्म्स यूज़ करते हैं। एंड बंडल शीथ सेल्स एक लेयर में नहीं होते, बहुत सारी लेयर्स में होते हैं, एंड बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट इनके पास होते हैं, बहुत थिक वॉल होती है जिसकी वजह से गैशियस एक्सचेंज इजीली नहीं होता है, एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ, ठीक। क्या फीचर होते हैं बंडल शीथ सेल्स के वो आपको बताया, एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, मेज, सॉर्गम वगैरह, ये C4 प्लांट्स में आते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनके अंदर क्या फीचर है, इन बेसिकली C4 पाथवे को हम हैच एंड स्लैक पाथवे बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी करी थी। जैसे C3 पाथवे को हम कैल्विन साइकिल बोलते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे हैच एंड स्लैक पाथवे बोलते हैं। यहाँ पे प्राइमरी एक्सेप्टर जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो 3 कार्बन का कंपाउंड होता है जिसे PEP बोलते हैं। वहाँ पे RUBP था, यहाँ पे PEP मेन होता है। RUBP 5 कार्बन का प्राइमरी एक्सेप्टर था कार्बन डाइऑक्साइड का, यहाँ पे 3 कार्बन का होता है जिसे PEP फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बोलते हैं। एंड वहाँ पे जो RUBP को बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में मदद कर रहा था वो रुबिस्को एंजाइम था, राइबिलोज 1,5-बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। यहाँ पे PEP कार्बोक्सिलेज होता है जिसे पैपकेज बोलते हैं। यहाँ RUBP नहीं है फर्स्ट वाला, यहाँ पे पैपकेज है, यानी PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम है।
याद रखना है यहाँ मीजोफिल सेल्स में रुबिस्को नहीं होता है, इसीलिए पेप्केज काम करता है। मीजोफिल सेल्स की बात हो रही है, बंडल शीट सेल्स की नहीं। बंडल शीट सेल्स में यहाँ रुबिस्को होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा है, OAA बन रहा है मीजोफिल सेल्स के अंदर, और फिर जो होता है ये मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड जैसे कंपाउंड बनाता है, जो फिर बंडल शीट में भेजे जाते हैं और फिर वहाँ पे CO2 उनसे रिलीज की जाती है। मैंने आपको बताया बंडल शीट सेल्स के वॉल जो होती है वो थिक होती है, जिसकी वजह से वो गैसेस एक्सचेंज नहीं कर पाते, तो वहाँ पे गैसेस नहीं पहुँच रही, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पहुँच रही फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इन्होंने एक मैकेनिज्म बनाया कि क्यों ना मीजोफिल सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करके एक कंपाउंड बना लिया जाए, उस कंपाउंड को फिर बंडल शीट सेल्स के अंदर भेज के कार्बन डाइऑक्साइड बनाई जाए, ताकि बंडल शीट सेल्स फिर फोटोसिंथेसिस कर सकें, ठीक है। अब ये प्रोसेस यहाँ चल रही होती है, तो इसीलिए बोलते हैं कि C4 प्लांट्स के अंदर डबल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है, डबल फिक्सेशन, क्योंकि एक बार जो होगी वो मीजोफिल सेल्स के अंदर होती है और दूसरी जो होती है वो आपको बंडल शीट सेल्स में देखने को मिलती है। नेक्स्ट समझो, यही चीज़ बताइए, 3 कार्बन का कंपाउंड जो होता है वो वापस फिर मीजोफिल भेज दिया जाता है फ्रॉम दी बंडल शीट सेल्स, और फिर उससे PEP वापस बन जाता है, मतलब रीजनरेशन फिर से हो जाती है PEP की। ये देखो यहाँ मेंशन करा है, इस तरीके से पाथवे होता है। तो ये थे बंडल शीट सेल्स, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आती, मीजोफिल सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है, और फिर उसके बाद PEP जो होता है उस कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के C4 एसिड बनाता है, जो फिर भेजा जाता है बंडल शीट सेल्स के अंदर, और फिर उसकी डीकार्बोक्सिलेशन होती है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो सके और कैल्विन साइकिल परफॉर्म हो सके। यानी C3 पाथवे यहाँ पे भी होता है C4 प्लांट्स में, बट इन दी बंडल शीट सेल्स यहाँ पे C3 पाथवे आपको देखने को मिलेगा, और ओवरऑल इस पूरे पाथवे को C4 बोलते हैं, ठीक है। फिर इस प्रोसेस से एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन निकल गया, तो 4 कार्बन थे पहले, एक कार्बन निकलने के बाद 3 ही कार्बन रह जाते हैं, और ये 3 कार्बन है जो वापस से मीजोफिल में भेज के PEP बना दिया जाता है जिनसे। तो ये पूरी प्रोसेस होती है C4 पाथवे की। आई होप कि समझ आ गई हो, इजी होती है, मुश्किल नहीं होती, बट थोड़ा समझाना यहाँ पे NCERT के अकॉर्डिंग थोड़ा मुश्किल लगता है। तो आपको याद रखना है किसके अंदर कौन सा एंजाइम नहीं होता। बंडल शीट के अंदर रुबिस्को होता है, और जो भी मीजोफिल होते हैं उनके अंदर पेप्केज होता है, ये डिफरेंस है। तो एंजाइम का भी डिफरेंस है किसके अंदर कौन सा होता है। यहाँ पे PEP होगा, यहाँ पे RUBP होगा, ठीक, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो याद रखना है। देन वी हैव फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ये बेसिकली एक अनवांटेड सी वेस्टफुल प्रोसेस होती है, मतलब जिसका कोई काम नहीं है, ऐसे ही हो जाती है ये प्रोसेस। ये बेसिकली लाइट की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन है। तो इस लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, RUBP जो होता है, देखो नॉर्मली मैंने अभी आपको बताया था कि कैल्विन साइकिल के थ्रू RUBP कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ के 3 PGA मॉलिक्यूल्स बनाता है, 2, ठीक है, रुबिस्को की मदद से। बट क्या होता है कि ये जो फोटो रेस्पिरेशन है, ये प्रोसेस ऐसी होती है जिसमें, क्योंकि रुबिस्को जो होता है वो कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज 2 एंजाइम्स की तरह बिहेव कर सकता है, उसमें कार्बोक्सिलेज प्रॉपर्टी भी है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने की, एंड ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी है, यानी ऑक्सीजन को पकड़ने की, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि रुबिस्को जो होता है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड उसे मिलेगा तो कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा, ऑक्सीजन मिलेगी तो ऑक्सीजनेज की तरह काम करता है। तो फोटो रेस्पिरेशन बेसिकली वेस्टफुल प्रोसेस है, क्योंकि इंस्टेड ऑफ यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड द एंजाइम स्टार्ट्स टू यूज ऑक्सीजन, जिसकी वजह से वो कुछ कंपाउंड्स बनाता है, जो कंपाउंड्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, जिन्हें हम बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो एक 2 कार्बन का कंपाउंड है, और एक जो होता है वो आपके पास 3 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक। तो ये बनाने लगता है,
तो ये यूज़ करके फिर PEG बनाता है, सॉरी PGA बनाता है, फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाता है। तो ये मॉलिक्यूल्स बनाने लगता है इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट्स कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज बनाने की जगह ये बनाने लग जाता है। तो ये वेस्टफुल प्रोसेस होती है क्योंकि इस प्रोसेस में ATP यूज होता है बट नथिंग इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड, ATP बन नहीं रहा। वेस्टफुल प्रोसेस इसीलिए बोलते हैं, ATP यूज कर रहा है ये, मतलब फालतू की एनर्जी वेस्ट करे जा रहा है उस चीज को बनाने के लिए जो आगे इतना ज्यादा यूज नहीं होगा। ठीक है, तो वो आपको यहाँ बताया है कि इस प्रोसेस में शुगर्स की सिंथेसिस नहीं होती, ना ही ATP की सिंथेसिस होती है, बल्कि ATP यूज और हो जाता है। तो क्योंकि इसमें ATP सिंथेसिस या NADPH सिंथेसिस नहीं होती है, इसीलिए ये वेस्टफुल प्रोसेस होती है। C4 प्लांट्स में ये वेस्टफुल प्रोसेस होती ही नहीं है, तो C4 प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी इसीलिए ज़्यादा होती है, तो उनमें बायोमास ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू C3 प्लांट्स। ठीक, तो ये याद रखना। इस प्रोसेस को रोकने के लिए C4 प्लांट्स करते क्या हैं वो आपको इस पैराग्राफ में समझाया हुआ है, तो यहाँ समझो। क्योंकि उनके पास एक मैकेनिज्म है जिससे वो CO2 की एक कॉन्सेंट्रेशन रुबिस्को के आसपास बढ़ा देते हैं। रुबिस्को कहाँ था C4 प्लांट्स में? यहाँ था। ठीक है, और ये कहाँ है? ये बंडल शीथ सेल्स में है। तो बंडल शीथ सेल्स के अंदर इनके पास C4 प्लांट्स में मैकेनिज्म है जिससे CO2 बन रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा CO2 की कॉन्सेंट्रेशन रुबिस्को के आसपास बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से वो कार्बोक्सिलेज की तरह ही एक्ट करता रहता है, ऑक्सीजनेज की तरह एक्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से C4 प्लांट्स में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो ये पैराग्राफ आप यहाँ पे याद कर सकते हो, दिस वन हियर। इसीलिए उनकी प्रोडक्टिविटी एंड यील्ड जो होती है वो ज़्यादा होती है और वो हायर टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर पाते हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड आई थिंक इससे ये पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद ये डिफरेंसेस हैं, ये आप खुद से फिल कर सकते हो, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा चैप्टर तब जाके। और फिर आता है फोटोसिंथेसिस को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए सनलाइट अफेक्ट करती है, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, वाटर कितना है, उस पर प्लांट की फोटोसिंथेसिस डिपेंडेंट होती है। और यहाँ पे आपको एक ब्लैकमैन का लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर भी समझाया हुआ है। तो ब्लैकमैन का लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ये बोलता है कि अगर कोई भी प्रोसेस एक से ज़्यादा फैक्टर पे डिपेंड करती है तो मेनली जो वो प्रोसेस डिपेंडेंट होगी वो उस फैक्टर के ऊपर होगी जो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है। जैसे मान लो 5-6 चीज़ें हैं जिसके ऊपर फोटोसिंथेसिस जो है वो डिपेंड करती है, बट सारी चीज़ें एडिक्वेट अमाउंट में है, इनफ अमाउंट में, बट एक चीज़ नहीं है इनफ अमाउंट में, तो वो जो चीज़ नहीं है ना उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का रेट घट जाएगा। तो वो बताया हुआ है, इसी को लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर बोलते हैं। मतलब एक भी फैक्टर अगर कम हो गया तो वो लिमिट कर देगा पूरी प्रोसेस को। अब कैसे क्या चीज़ प्रोसेस जो है वो अफेक्ट करती है, तो आप देखो यहाँ लाइट जो होती है वो अफेक्ट करती है फोटोसिंथेसिस को। जैसे यहाँ बताया है लाइट इंटेंसिटी जैसे जैसे इंक्रीज होगी वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस भी बढ़ता है, बट एक लिमिट आती है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यानी कि जो भी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है वो ख़राब हो जाएगा, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस और बढ़ नहीं पाएगी, उतनी ही स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, तो वो आपको बताया हुआ है। एंड यहाँ पे ये भी बताया है कि लाइट की इंटेंसिटी जब तक कम होती है तब तक CO2 फिक्सेशन चलती रहती है, बट बहुत ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से जो है दूसरे फैक्टर लिमिटिंग हो जाते हैं, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस और नहीं हो पाती। एंड ये भी इम्पॉर्टेंट है, लाइट सेचुरेशन 10% पे होता है, मतलब पूरी सनलाइट का 10% लाइट अगर प्लांट पे गिर रही है तो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, उसके बाद और नहीं। उसके बाद और भी गिर रही होगी तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा नहीं। ठीक है, और ये भी बताया है कि शेड और डेंस वगैरह फॉरेस्ट में प्लांट रहने वाले जो होते हैं उनके पास लाइट लिमिटिंग फैक्टर होता है, बट बाकी प्लांट्स के लिए लाइट लिमिटिंग फैक्टर कभी नहीं होता, सबको एडिक्वेट लाइट जो है वो मिलती है। तो उसके बाद अगर एक्स्ट्रा हो जाएगी तो क्लोरोफिल ब्रेक होना शुरू हो जाएगा और फोटोसिंथेसिस घट जाएगा।
कार्बन डाइऑक्साइड का भी ऐसा ही होता है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर कॉन्सेंट्रेशन कम है तो फिर फोटोसिंथेसिस जो होती है वो इतनी प्रॉपरली नहीं होती, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में भी कम होती है। तो आपको बताया हुआ है यहाँ कि C3 C4 प्लांट्स जो होते हैं वो CO2 कॉन्सेंट्रेशन के लिए डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे लो लाइट होगी तो कोई भी ग्रुप का प्लांट जो होता है वो बहुत हाई CO2 के लिए रिस्पॉन्ड नहीं करता, बट हाई लाइट होगी तो दोनों जो है वो हाई फोटोसिंथेसिस शो करेंगे। बट C4 प्लांट्स जो होते हैं वो सैचुरेशन 360 माइक्रोलीटर पर लीटर की कॉन्सेंट्रेशन पे शो करते हैं, और C3 जो होते हैं वो 450 के बियॉन्ड शो करते हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये वैल्यू आपसे पूछी जाती है तो किसके लिए कितनी है याद रखना। C4 के लिए 360, C3 के लिए 450। ओके, सो इसीलिए ग्रीन हाउस क्रॉप्स होती हैं, जैसे टोमेटोज, बेल पेपर वगैरह। ग्रीन हाउस में कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है और साथ साथ में लाइट भी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो अंदर जाके बाहर नहीं निकल पाती लाइट। तो ग्रीन हाउस में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है प्लांट्स की। देन वी हैव टेम्परेचर। सॉरी, मैं अब बहुत ज़्यादा हो गया ये चैप्टर, मैं जानती हूँ कि आप सबके लिए भी बहुत ज़्यादा हो गया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना समझ आता है उतना समझो। बट इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर, इसीलिए एक बारी में हमने ये पढ़ लिया है। सारा समझने की कोशिश करना, बार बार रिपीट कर लेना वीडियो। आपके पास है, पॉज करके देख सकते हो, कितनी बार भी देख सकते हो, जब आपको ब्रेक चाहिए तब ले भी सकते हो, तो ये चीज़ देख लेना। टेम्परेचर पे एंजाइम्स अफेक्ट होते हैं। अब क्योंकि C4 प्लांट्स जो होते हैं, सॉरी डार्क रिएक्शन जो होता है यानी केल्विन साइकिल, उसके लिए एंजाइम चाहिए होते हैं, तो इसीलिए ओवरऑल फोटोसिंथेसिस जो है वो एंजाइम्स पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है। C4 प्लांट्स हाई टेम्परेचर पे हाई फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, बट C3 प्लांट्स जो होते हैं उनका टेम्परेचर ऑप्टिमम कम होता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है उसे झेल नहीं पाते। C4 प्लांट्स झेल लेते हैं। तो बताया भी है, ट्रॉपिकल प्लांट्स का हाइयर टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है देन दी प्लांट्स अडेप्टेड टू टेम्परेट रीजन्स, यानी टेम्परेट क्लाइमेट में जो प्लांट्स रहते हैं उनके कंपैरिजन में। देन वी हैव वाटर। वाटर का स्ट्रेस जो होता है उसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगा तो फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाएगी। ठीक, तो दिस इज इट। तो ओवरऑल हमने प्लांट फिजियोलॉजी का एक मेजर चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो सेकंड मेजर चैप्टर उसका बचा है वो रेस्पिरेशन है, बट ओवरऑल मैं आपको प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी करा दूंगी। तो वो दोनों चैप्टर बचे हैं क्लास 11th के, और वो दोनों मैं 1-2 दिन में कंप्लीट करा के फिर हम क्लास 12th के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना शुरू कर देंगे, जैसे जेनेटिक्स वगैरह वाला या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।